मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ लंदन शार्ड का दौरा किया। वहां से हवाई दृश्य के माध्यम से लंदन के शहरी लेआउट और विकास की जांच की गई। 72 मंजिलों के शीर्ष पर 309 मीटर 1016 फीट की ऊंचाई से देखें से पूरी थेम्स नदी लंदन के उत्तर पूर्वी प्राचीन शहर को आधुनिक पश्चिम की ओर से जोड़ती है। भारत निर्वाचन आयोग दिवस के महत्व और भव्यता को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास राज ने इसे मैदानी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन मशीनरी को संवेदनशील बनाने के लिए एक तैयारी बैठक। लोकेश कुमार, अतिरिक्त सीईओ सरफराज अहमद, संयुक्त सीईओ रोनाल्ड रोज, आयुक्त जीएचएमसी अनुदीप, कलेक्टर हैदराबाद गौतम, कलेक्टर मेर्चल मलकाजगिरी, श्रीनिवास डीसीपी पालानगर ने उस शैक्षिक में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में संस्थाओं आदि को शामिल किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि उस दिन यानी 25 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे राज्य स्तर पर चुनावी शपथ लेने की व्यवस्था की जाए। श्री विकास राज ने राज्य भर में बूथ स्तर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित करने के लिए डीईओ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने इसे मतदाता दिवस को मनाने के लिए चुनाव आयोग के कार्यक्रमों के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस आशय के दिशा निर्देश जारी किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं से आगामी संसदीय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने आदेश दिया है कि दूसरे दौर का प्रचार कल ईआरओ और बीएलओ के चुनाव बूथों पर किया जाएगा। कई वक्ताओं ने कहा, आज के समय में हर शिक्षक को डिजिटल शिक्षा की समझ होना जरूरी है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर ईएमआरसी में डिजिटल शिक्षा और व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुक्स पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, डिजिटलीकरण से शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा माना जाता है जो शिक्षक डिजिटलीकरण के युग के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते वे जोखिम में हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षण के लिए तकनीकी की ताकत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हुए। बोइंग ने 1600 करोड़ की लागत से देवनहल्ली के एरोस्पेस पार्क में 43 एकड़ में यह अत्याधुनिक परिसर बनाया है। यह बोइंग एयरलाइन कंपनी के लिए अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश है। यह इस केंद्र से अगली पीढ़ी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी बोइंग कार्यालय गए और वहां कर्मचारियों से बात की। बाद में कंपनी के कर्मचारी ने वीडियो के जरिए मोदी को कंपनी की सारी बातें बताई। निदेशक साई कृष्णा ने कहा कि आईएसएम एडुटेक ने भारत और फिजी के बीच पर्यटन और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में समझौते किए हैं। आईएसएम एडुटेक के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद के जुबलीस आईएसएम एडुटेक कार्यालय में फिजी के उप प्रधानमंत्री विलियम गाओको से मुलाकात की और चर्चा की। चिकित्सा शिक्षा के अवसर पर फिजी में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कदम उठाने में मदद करेगी। उप प्रधानमंत्री विलियम गाओको ने कहा, फिजी को दुनिया में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाले देश के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ सैकड़ों से अधिक द्वीप है। उनके देश में 40% लोग भारतीय हैं। वहाँ एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में ऑस्कर पुरस्कार विजेता विजेंद्र प्रसाद, .नेट के चेयरमैन वेणुगोपाल समेत कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली एक लड़की के लापता होने की घटना उस्मानिया विश्वविद्यालय के पुलिस स्टेशन में हुई। पुलिस के मुताबिक सुरेश अपनी पत्नी ज्योति और बेटी मल्लिका के साथ मानिकेश्वरी नगर में रहता है। मल्लिका फिलहाल विद्यानगर के विवेकानंद जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है। गुरुवार की रात 9 बजे सभी लोग घर में सोने चले गए। शुक्रवार सुबह 5 बजे उठे तो मल्लिका नहीं मिली। इसी बात से चिंतित सुरेश के रिश्तेदारों और करीबियों ने उससे बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुरंत पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उपल निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी दोमुला परमेश्वर रेड्डी ने कहा कि मलकाजगिरी संसद के मैदान पर एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस अड्डा। उन्होंने आगामी संसदीय चुनाव में मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र की जमीन पर कांग्रेस को जीत दिलाने के लक्ष्य के साथ काम करने का आह्वान किया। यही वह मैदान है जहां से हमारे प्रिय नेता और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को संसद भेजा गया था। मलकाजगिरी संसद का मतलब है कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्य क्षेत्र है। मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र का चुनाव के लिए एक तैयारी बैठक रामंतापुर एसवीएम समारोह हॉल में आयोजित की गई थी। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। किसरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारी रिंग रोड के निकास संख्या 8 पर एक लॉरी में 36 टन राशन चावल का अवैध परिवहन कर रहे 4 लोगों को किसरा पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने बताया गिरोह के कुछ सदस्य फरार है। किसरा पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दलाल अलग अलग इलाकों में छोटे ऑटो से लोगों से राशन का चावल खरीदकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को बेच रहे। किसरा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया
और राशन चावल और लॉरी जब्त कर ली। कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। मुकदमे को 12 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए फैसला सुनाया गया। चंद्रबाबू कौशल विकास घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि चंद्रबाबू के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। चंद्रबाबू की ओर से अदालत में पेश हुए वकील गुंटूर प्रेरा और गुंटूर प्रमोद कुमार ने कौशल मामले में 17A पर हालिया फैसले के मद्देनजर सुप्रीम बेंच से जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम बेंच ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्ष इस समय सीमा के भीतर अपनी दलीलें लिखित तौर पर पेश करें। शेरलिंगपल्ली जोनल कमिश्नर स्नेहा सबरीश को युवा कांग्रेस नेताओं ने एक याचिका सौंपी थी। युवा कांग्रेस नेताओं ने शेरलिंगपल्ली जोनल कमिश्नर स्नेहा सबरीश से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नवगठित कांग्रेस सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचे। इस हद तक युवा कांग्रेस के नेताओं ने एक याचिका भी सौंपी। इसके साथ ही स्नेहा सबरीश ने वादा किया वह युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा बताई गई समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। युवा कांग्रेस चेबला संसदीय क्षेत्र प्रभारी दुर्गम श्रीहरि गौड़, निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष सौंदर्य राजन, उपाध्यक्ष दुर्गेश, महासचिव साई किशोर और अन्य जिन्होंने आयुक्त सबरीश से मुलाकात की। विधायक हरिकेपुड़ी गांधी नगर सेवक गंगाधर रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। सर्वेक्षण संख्या 149 में 59 जेबी के तहत 7 एकड़ सरकारी भूमि की अवैध रूप से नियमित करने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई। उन्होंने पूछा भारी रिंग रोड से सटी 1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कोई ढांचा नहीं होने पर भी वे 59 जेबी के तहत नियमितीकरण कैसे करेंगे। अधिकारियों ने सरकारी जमीन दलालों को आवंटित करने पर नाराजगी जताई। जो लोगों की ज़रूरत के लिए ज़मीन आवंटित करना चाहते हैं तो उनका कहना है कि ज़मीन नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी जिन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव संहिता लागू होने के दौरान सरकारी ज़मीन निजी व्यक्तियों को सौंप दी गई थी, सरकारी ज़मीन की रक्षा करेंगे। वे कहना चाहते थे कि उनकी ही पार्टी के नेता सुरेंद्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो इसमें शामिल थे। सरकारी ज़मीन हड़पने में वे उन कब्जाधारियों के पीछे के मास्टरमाइंड को सामने लाना चाहते हैं जिन्होंने 59 जेईबी के तहत नियमित होते ही बड़े बिल्डरों को बेच दिया। उनकी मांग है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हर रोज के काम से चर्चा में रहने वाले तेलंगाना की पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी दुबई की अपनी यात्रा का आनंद ले रहे। उन्होंने गोवा बीच पर पैराग्लाइडिंग करते देखा गया था और हाल ही में उन्हें दुबई के रेगिस्तान में डेजर्ट बाइक चलाते देखा गया था। कुछ दिन पहले मेडचल नगर निगम के नेताओं के साथ हैदराबाद से दुबई गए मल्ला रेड्डी ने कुछ समय के लिए राजनीति को किनारे रख दिया। वहां के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। बीआरएस विधायक मल्ला रेड्डी ने आरोपियों की तरह पगड़ी पहनकर सफेद पोशाक पहनकर बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र बौरमपेट बेसिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैलेंडर का शुभारंभ एमएलसी मेडचल जिला बीआरएस पार्टी अध्यक्ष ने शंभीपुर राजू अध्यक्ष मेडेला बाल रेड्डी के साथ किया। इसी तरह रेयांश प्रॉपर्टीज डायरी और गोल्ड स्टोन स्कूल कैलेंडर का अनावरण और बधाई दी गई। पार्षद अरकला अनंत स्वामी, नरसा रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, साई यादव, पैक्स के उपाध्यक्ष नटलूरी कृष्णा, सचिव सैयद असुद्दुल्ला, निदेशक जीतैया, दप्पू कृष्णा, मोहन नाइक, महिपाल रेड्डी, भीम रेड्डी, पार्टी नेता हनुमंतराव, मुरली यादव, विष्णुवर्धन रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी। इस कार्यक्रम में श्रीनिवास गौड़, राजेंद्र, प्रदीप सिंह, कार्यकर्ता, किसान और अन्य लोग शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंटी संजय ने सुझाव दिया राज्य सरकार को इस महीने की 22 तारीख को छुट्टी घोषित करनी चाहिए। लोग स्वेच्छा से भगवान के अक्षिंताला कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने में तेलंगाना शीर्ष पर है। अक्षिंता में कोई किस्म नहीं होती और इसे विकृत करके राशन का चावल कहना उचित नहीं है। ईश्वरीय कार्य का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। बंडी संजय ने कहा अगर वे बासमती चावल मांगेंगे तो भेज देंगे। हैदराबाद के बेगमपेट में आग लगने की घटना हुई। लाइफस्टाइल के बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लग गई। बिल्डिंग के ऑरारो बैंकेट्स हॉल के किचन में गैस सिलेंडर के बगल में रखे तेल से आग लग गई। घबराए कर्मचारी और ग्राहक तुरंत बाहर भाग गए। जैसे इमारत की सभी दुकानों में अग्नि सुरक्षा अलार्म बजा, घबराए दुकानदारों ने सभी शटर बंद कर दिए और बाहर भाग गए। आग से किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंजाकोटा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और आग लगने के कारणों की जांच की। बीजेपी विधायक राजा सिंह को मिले धमकी भरे कॉल का आखिरकार मंगलहाट पुलिस ने जवाब दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गोशामल के विधायक राजा सिंह को कुछ दिन से कुछ लोग फोन कर श्री राम नवमी शोभा यात्रा निकालने पर जान से मारने की धमकी दे रहे। मालूम हो उन्होंने नगर आयुक्त और स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में 2 दिन पहले राजा सिंह ने यही बात सोशल मीडिया पर तब पोस्ट की थी जब एक शख्स ने उन्हें फोन कर हैदराबाद में जान से मारने की चुनौती दी थी।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलहाट पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और इसकी जांच कर रही है। एसीपी शंकर राजू ने सेंट जॉर्ज गर्ल्स जूनियर कॉलेज की छात्राओं को यातायात नियमों और नाबालिगों की ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। नाबालिगों का वाहन चलाना खतरनाक है और कानून अपराध है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी को कार्य करना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम में बेगमपेट आईआईटी स्टाफ ने भाग लिया। एसीपी ने कहा, पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार कॉलेज विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुझाव दिया गया है कि यदि विद्यार्थी स्तर से यातायात नियमों का पालन किया जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नाबालिगों को किसी भी हालत में वाहन नहीं चलाना चाहिए। सलाह दी जाती है कि सड़क नियमों और यातायात नियमों का पालन करें और सड़क के दोनों ओर लगे साइन बोर्ड के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रूप से वाहन चलाएं और गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे। यातायात नियमों से संबंधित सिग्नल, सड़क यातायात नियम, सिग्नल कैसे होते हैं और ट्रैफिक सिग्नल का पालन कैसे करें और जागरूकता पैदा की। इस कार्यक्रम में सेंट जॉर्ज गर्ल्स जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल कैरोल पॉल, कॉलेज स्टाफ और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन न्यू ईयर डायरी का उद्घाटन एनएआईसी की कार्यकारी समिति की बैठक एनएएसी परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क, भवन और सिनेमाटोग्राफी मंत्री कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भाग लिया और डायरी का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी और सड़क एवं भवन विभाग के प्रधान सचिव श्रीनिवास राजू भी मौजूद थे। मंत्री कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अखबारों में फोटो और टीवी पर बयानों के अलावा कहीं भी सच्चाई सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार में कहीं भी कानून का राज काम नहीं करता। मंत्री कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने तेलंगाना के बेरोजगारों की उपेक्षा की और लाखों युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। बीआरएस नेताओं ने कहा कि निवेश के नाम पर मीडिया अभियान गलत है। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि नेफ्को के कर्मचारियों ने कहा कि दुबई स्थित नेफ्को कंपनी ने अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए नैक के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने कहा कि यह सबसे दुखद है कि नैक की गवर्निंग बॉडी की बैठकें, जो हर साल कम से कम 4 बार होनी चाहिए, 10 साल में केवल 1 बार होती है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में बेरोजगारों की प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 9 संयुक्त जिला केंद्रों और मंडलों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हैदराबाद के चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में एसीबी अधिकारियों ने तलाशी लिया और 3 कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया। पीड़ित वेंकटरमन ने एसीबी अधिकारियों से शिकायत की है कि 2 मामलों में गैर जमानती वारंट दिखाया गया और धमकी दी गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 लाख की मांग की गई। एसीबी डीएसपी श्रीकांत ने बताया कि पैसों के लिए बार बार परेशान करने के बाद कई बार 3 लाख देने के बावजूद पीड़ित ने उनसे संपर्क किया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि सही सबूत मिलने के बाद कांस्टेबल मल्लेशम, हेड कांस्टेबल प्रसाद बाबू और कोर्ट कांस्टेबल नरेंद्र को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि में से कुछ धर्मार्थ संगठनों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है। सामाजिक प्राणी के रूप में एक जिम्मेदारी भी है। इस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। दान और अनाथालयों का दान देना, सबसे पहले ये बातें जानना जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मनोवैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ
गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है, तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंतः आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो, तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत आयोग है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी
देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिती द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यवसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एकत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पर सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है। हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं।